वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, आपने बल्लू काका के अलावा और किसे शंखरस बनाने की जिम्मेदारी दी थी पुजारी जी? कार्तिक पुजारी खामोशी खड़े रहते हैं। वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते हैं। वर्चस्विनी दबाव बनाते हुए फिर कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ती है, बताइए ना पुजारी जी, बल्लू काका के साथ और कौन है जो शंखरस बनाने में उनकी मदद कर रहा है? मैं जानना चाहती हूँ। कार्तिक पुजारी बात को दबाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, मैं अभी इस वक्त तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता वर्चस्विनी। वर्चस्विनी तुरंत पूछ पड़ती है, आप अभी मुझे कुछ नहीं बता सकते, पर क्यों पुजारी जी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, बस नहीं बता सकता वर्चस्विनी, बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं अभी तुम्हें कुछ समझाना चाहूँ तो भी तुम कुछ समझ नहीं पाओगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम कुछ दिन इंतजार करो। समस्त प्रश्नों के उत्तर एक साथ नहीं मिलते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर समय के साथ मिलते हैं और समय आने पर तुम्हें भी तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वर्चस्विनी चुप ही रहती है। इस बार पलटकर कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर कार्तिक पुजारी इस वक्त उसे कुछ नहीं बताना चाहते थे तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण ही होगा। इसलिए वो भी उन्हें दोबारा इस सवाल के जवाब के लिए फोर्स नहीं करती है। कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी से यज्ञ के बारे में कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही कार्तिक पुजारी खुद कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ते हैं, कामेश्वरी, मुझे लगता है कि हमें इस यज्ञ को भी अभी शुरू नहीं करना चाहिए। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, अभी शुरू नहीं करना चाहिए, पर क्यों पुजारी जी? कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि आप तो जानती हैं कि यज्ञ बड़ा हो या छोटा, सभी यज्ञों में पूर्ण तन मन की शक्ति लगती है और मुझे लगता है कि हमें शंखरस के आने तक का इंतजार कर लेना चाहिए, ताकि इस बार हम किसी भी चीज में जरा सी भी कमी न रखें। कार्तिक पुजारी एक अलग ही उत्साह के साथ कहते हैं, अगर यज्ञ से तारा की बची हुई दैवीय शक्तियां जागृत होंगी तो शंखरस से उसकी खोई हुई आवाज वापस आ जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों ही कार्य हमें एक दिन में करना चाहिए, ताकि हम यज्ञ का भी पूर्ण लाभ उठा पाएं और शंखरस का भी। हो सकता है जब ये दोनों आपस में मिले तो हमें वो चमत्कार देखने को मिले जिसकी प्रतीक्षा हम सब काफी लंबे समय से कर रहे हैं। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचती है, मुझे तो खुद ये यज्ञ करने के लिए कुछ वक्त की आवश्यकता थी पुजारी जी, और आपने मुझे वो वक्त खुद दे दिया। कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी की बात से सहमत होते हुए कहती है, ठीक है पुजारी जी, जैसा आप कहें मैं तैयार हूँ। कार्तिक पुजारी खुश होते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, अब हम ये यज्ञ उसी दिन करेंगे जब हमारे पास शंखरस आ जाएगा। वर्चस्विनी को भी कार्तिक पुजारी और कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात ठीक लगती है, इस वजह से वो बीच में कुछ बोलती ही नहीं है। उसके मन में तो अभी भी यही सवाल चल रहा था कि आखिर बल्लू काका के साथ शंखरस लेकर कौन आने वाला था। यही जानने का उत्साह उसके मन में बढ़ चुका था। इस तरफ काला पोशाक वाला आदमी अभी तक गुफा के अंदर सो रहा था। काला पोशाक वाला आदमी सो ही रहा था कि तभी वो करवट बदलने लग जाता है और करवट बदलते ही उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो हड़बड़ाहट के साथ उठकर बैठ जाता है। काला पोशाक वाला आदमी अपने सिर पर हाथ रखते हुए परेशान होते हुए खुद से कहता है, ये क्या, मैं तो बस कुछ देर आराम करने के लिए लेटा था, मेरी नींद कब लग गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह होने के कारण बाहर की रोशनी भी गुफा के अंदर आने लग गई थी, जिस कारण उस काला पोशाक वाले आदमी को वहीं पर बैठे बैठे पता चल गया था कि सुबह हो चुकी थी। काला पोशाक वाला आदमी खुद से कहता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही देर सो गया, देखो जरा सूरज भी निकल आए, मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, वरना लाल खाल जंगल पहुँचने में और भी देर हो जाएगी। इतना कहकर वो काला पोशाक वाला आदमी फुर्ती के साथ अपने दोनों पैरों के जूते पहनने लग जाता है। जूते पहनते वक्त ही उसे एहसास हो जाता है कि उसके पैर में रात को जो कांटा गड़ा था उसका दर्द कम हो गया था। छाले भी लगभग आधे से ज्यादा चले गए थे, जिस कारण अब उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। वो आदमी अगले ही पल गुफा से बाहर निकल जाता है। गुफा से बाहर निकलकर अभी उस आदमी ने 10-11 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसे उसके सामने एक लड़की नजर आती है। एक ऐसी लड़की जिसको देखकर उसके कदम अपने आप ही थम जाते हैं। वो लड़की एक ही दिशा में सीधे सीधे आगे बढ़ते जा रही थी। उस लड़की का मुंह दूसरी तरफ था, जिस कारण उसे उस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर उस लड़की की मादक कमर और पीठ पर लहराती लंबी सी मोटी चोटी देखकर वो अंदाजा लगाने लग गया था कि वो लड़की कौन हो सकती है। काला पोशाक वाला आदमी उस लड़की को देखते हुए कहता है, ये लड़की तो डायना की तरह लग रही है। डायना की तरह लग क्या रही है, ये तो डायना ही है। काला पोशाक वाला आदमी उसी वक्त उस लड़की को पुकारते हुए कहता है, डायना, डायना। जैसे ही ये आवाज उस लड़की के कानों तक पहुंचती है वो लड़की तुरंत पीछे मुड़ जाती है।
और जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो वो आदमी देखता है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया था। इस वक्त उसके सामने जो लड़की खड़ी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि डायना ही थी। काले पोशाक वाले आदमी को देखकर डायना के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे जिस शख्स को वो ढूंढ रही थी वो उसे मिल गया था। डायना काले पोशाक वाले आदमी को देखकर कस-कस कर हंसना शुरू कर देती है। काला पोशाक वाले आदमी के समझ ही नहीं आता कि डायना आखिर उसे देखकर इतना क्यों हंस रही थी। डायना हंसते हुए ही उस काला पोशाक वाले आदमी से कहती है, तुम अभी तक यहीं तक पहुंचे क्या? मुझे तो लगा था अब तक तुम पहाड़ के दूसरी तरफ उतरकर लाल-खाल जंगल पहुंच भी गए होगे। काला पोशाक वाला आदमी मायूसी के साथ अपना सिर नीचे कर लेता है, कहता कुछ नहीं है। डायना काला पोशाक वाले आदमी को टोंट मारते हुए कहती है, अरे ऐसे चुप क्यों खड़े हो? बोलो ना, तुम इतने पीछे कैसे छूट गए? तुम तो रात में जोश जोश में मुझे अकेला छोड़कर आगे निकल गए थे ना, और अब तक यहीं तक पहुंचे। काला पोशाक वाला आदमी धीरे धीरे कहता है, वो मैं बस यहाँ गुफा में रुक गया था। डायना काला पोशाक वाले आदमी को एकटक देखते हुए कहती है, रुक गए थे या फिर सो गए थे? काला पोशाक वाला आदमी हैरानी के साथ डायना से कहता है, तुम्हें कैसे पता डायना कि मैं सो गया था? डायना अपने एक हाथ से काला पोशाक वाले आदमी की आंखों की तरफ इशारा करते हुए हंसते हुए कहती है, ये जो तुम्हारी आंखों में कीचड़ लगा है ना, उससे कम से कम उठने के बाद इन्हें तो साफ कर लेते। लगता है बहुत ही सुकून के साथ सोए हो, तभी उसका असर अभी तक नहीं उतरा। डायना की ये बात कहते ही काला पोशाक वाला आदमी अपनी आंखों में लगा पीला कीचड़ साफ करने लग जाता है। कुछ देर हंसने के बाद ही डायना चुप हो जाती है और कुछ सीरियस होते हुए कहती है, एक बात सच सच बताना, तुम यहाँ पर मेरे लिए रुके हुए थे ना? तुम्हारा भी मेरे बिना इस सफर में मन नहीं लग रहा था ना, इसलिए आराम करने रुक गए थे ताकि मैं तुम्हारे पास तक आसानी से पहुंच सकूं। डायना का सवाल सुनते ही काला पोशाक वाला आदमी अपनी नजरें चुराने लग जाता है, यहाँ वहां देखने लग जाता है। डायना दबाव बनाते हुए उससे कहती है, अरे यहाँ वहां क्या देख रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो ना, तुम्हारा भी मेरे बगैर मन नहीं लगता है ना? तुम्हें भी मेरा साथ पसंद है ना? काला पोशाक वाला आदमी कुछ अकड़ के साथ कहता है, मुझे तुम्हारा साथ कैसा लगता है वो मैं तुम्हें रात में ही बता चुका हूँ डायना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिर से वो बात बताने की मुझे कोई जरूरत है। डायना भी काला पोशाक वाले आदमी को उसी के लहजे में जवाब देते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, तुम अब भी अकेले आगे जा सकते हो। हमारे रास्ते तो कल रात ही अलग हो चुके थे ना। इतना कहकर डायना जहाँ पर खड़ी हुई थी वहीं पर बैठ जाती है। काला पोशाक वाला आदमी डायना को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये तुम क्या कर रही हो डायना, यहाँ पर क्यों बैठ गई? डायना कुछ नाराजगी के साथ जवाब देती है, मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो आगे जाना है ना, तो जाओ आगे, चढ़ो अकेले पहाड़। काला पोशाक वाला आदमी पहले तो एकटक डायना को ही देखते रहता है, पर फिर कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें बैठना है तो बैठे रहो, मुझे क्या करना है? इतना कहकर वो काला पोशाक वाला आदमी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। डायना को ये देखकर बहुत अजीब लगता है। उसे ऐसे जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी वो जमीन पर ही बैठी रहती है, अपनी जगह से जरा सी भी हिलती नहीं है। काला पोशाक वाला आदमी बड़े ही धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, जैसे उसे उम्मीद थी कि डायना जरूर उसके पीछे आएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। डायना वहीं पर बैठी रहती है। 6-7 कदम आगे बढ़ाने के बाद जब काला पोशाक वाले आदमी को यह एहसास होता है कि डायना अभी भी उसी जगह पर बैठी हुई थी, तो वो जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। वहां पर रुकते ही उसे याद आता है कि कल रात पैर में कांटा लगने के कारण वो डायना को कितना याद करने लग गया था और उसे भी उसकी जरूरत महसूस हुई थी, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। वो डायना को काफी पीछे छोड़कर आ गया था। इस बार वो फिर से वो गलती नहीं दोहराना चाहता था। काला पोशाक वाला आदमी पीछे मुड़कर डायना से कहता है, चलो डायना मेरे साथ। डायना जानबूझकर नाटक करते हुए यहाँ वहां देखने लग जाती है, काला पोशाक वाले आदमी की तरफ देखती तक नहीं है। काला पोशाक वाला आदमी डायना की तरफ वापस से अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। ये देखकर डायना मन ही मन खुश होने लग जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आने लग जाती है। काला पोशाक वाला आदमी डायना के पास पहुंचकर उससे कहता है, चलो डायना मेरे साथ। डायना नाटक करते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। काला पोशाक वाला आदमी फिर कहता है, मैंने कहा मेरे साथ चलो डायना। डायना अपने हाथों से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूं? पर तुम्हें तो मेरा साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं था ना, तुम तो बस मुझे झेल रहे थे ना, तो अब क्या हो गया? क्यों मुझे अपने साथ चलने के लिए बोल रहे हो? काला पोशाक वाला आदमी धीरे धीरे कहता है, वो सब मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया था डायना, उसके लिए। सो इतना कहकर वो खुद चुप हो जाता है, जैसे वो सॉरी नहीं बोलना चाहता हो।
डायना मुंह बनाते हुए कहती है, सॉरी बोलना तो तुमने सीखा ही नहीं है ना? सॉरी बोलने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है। तुम मुझसे सॉरी बोल सकते हो। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, मुझे परेशान करना बंद करो डायना और चुपचाप चलो मेरे साथ, हमें देर हो रही है। डायना कहती है, हाँ चलूंगी पर एक शर्त पर। काला पोशाक वाला आदमी हैरानी के साथ डायना से पूछता है, कैसी शर्त? डायना शर्माते हुए कहती है, पहले तुम बोलो कि तुम्हें मेरा साथ पसंद है। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, ये क्या तुम बच्चों की तरह नाटक कर रही हो डायना? डायना अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, तुम्हें जो समझना है समझो, पर जब तक तुम मुझसे ये बात नहीं बोल देते मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाली। काला पोशाक वाला आदमी इतने दिनों तक डायना के साथ रहने के बाद समझ गया था कि उसे डायना की जिद पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना वो उसकी बात नहीं मानेगी। इसलिए वो अगले ही पल उखड़े मन से बोल पड़ता है, मुझे तुम्हारा साथ पसंद है डायना। अब यहाँ से उठने का कष्ट करके मेरे साथ चलोगी या और भी कुछ सेवा करूं मैं तुम्हारी? डायना फिर काला पोशाक वाले आदमी को छेड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, अभी तो और कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इतनी सेवा काफी है। बाकी की सेवा मैं तुमसे रास्ते में करवा लूंगी। आखिर अब तो हम साथ में ही चल रहे हैं ना। तुम्हें मेरा साथ पसंद जो है। ये बात सुनते ही काला पोशाक वाला आदमी डायना को घूरने लग जाता है। डायना उस जगह से उठने लग जाती है। अभी डायना उठी ही थी कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो उसके कानों में चुभने लग जाती है, जिसे सुनकर वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। काला पोशाक वाला आदमी तुरंत डायना को उठाते हुए पूछता है, क्या हुआ डायना, तुम गिर कैसे गई? डायना तकलीफ के साथ कहती है, तुमने वो आवाज सुनी? काला पोशाक वाला आदमी हैरानी के साथ डायना से पूछता है, कैसी आवाज डायना? डायना कहती है, एक अजीब सी डरावनी आवाज जैसे कोई चीख रहा हो। काला पोशाक वाला आदमी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। अभी काला पोशाक वाले आदमी ने ये बात कही ही थी कि तभी डायना को फिर वही आवाज सुनाई देती है। वो आवाज डायना को इतनी चुभ रही थी कि डायना तुरंत अपने हाथों से अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है। वो आवाज सिर्फ डायना को सुनाई दे रही थी। काला पोशाक वाला आदमी वो आवाज नहीं सुन पा रहा था। डायना उस आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करने लग जाती है और अगले ही पल अपने हाथ से इशारा करते हुए परेशानी के साथ कहती है, वो आवाज वहां से सुनाई दे रही है। जिस तरफ डायना ने इशारा किया था उस तरफ एक गुफा का मुख था। उसी के अंदर से डायना को आवाज निकलती हुई सुनाई दे रही थी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।